गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियां पर। भारतीय संविधान का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इस प्रकार से यदि आप 2015 का आईएएस का यदि आप क्वेश्चन पर देखिएगा तो 2015 के आईएएस में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को संयुक्त रूप से लेकर वो प्रश्न पूछा था। वो लगातार सीडीएस का एग्जाम या एनडीए एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछ रहा है, और जब सीडीएस और एनडीए में जब यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। खास करके यूपी पीसीएस में यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है। तो अनुसूचियाँ को समझने से पहले हमें यह समझना है कि अनुसूची हम कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि अनुसूची कहते किसे हैं। तो अनुसूची का मतलब हुआ अनु मतलब बाद, अनु मतलब बाद में, और सूची का मतलब होता है एक प्रकार से लिस्ट। अनुसूचियां मतलब क्या? अनु मतलब बाद में, सूची मतलब एक तरह से इंग्लिश का शब्द है या लिस्ट मतलब क्या? बाद में जोड़ी गई लिस्ट बराबर क्या? तो अनुसूची। बाद में जो लिस्ट जोड़ी गई उसे क्या कहते हैं? तो अनुसूची कहते हैं। अब रहा कि अनुसूची जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी अनुसूची हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो अनुसूची पढ़ रहे हैं वो भारतीय संविधान के अनुसूची का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहला रहा कि जो अनुसूची है क्या। अब दूसरी बात, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अनुसूची है क्या। तो आप इस तरह से अपने नोटबुक में बना सकते हैं। आप सबसे पहली बात क्या है, मतलब क्या? अनुसूची क्या है। दूसरी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां भारत के संविधान में है। नंबर 3 आप लिख सकते हैं मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। नंबर 4 आप यहाँ पर दर्शाएंगे। नंबर 4 इसका महत्व। कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि अनुसूची है क्या। तो हमने समझ लिया अनु मतलब क्या? बाद में। सूची मतलब क्या? लिस्ट। मतलब क्या? बाद में जोड़ी गई लिस्ट को हम क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। नंबर 2 पे हमें समझना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कुल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि जो अनुच्छेद क्या है। तो जब अनुसूचियां यह है, जब अनुच्छेद या भाग जब संविधान में है नहीं, तो अनुसूची की हमें क्या जरूरत पड़ी। अनुच्छेद कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के भाग में जो विभिन्न विषय दिया गया है या जो विषयों पर जो विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रावधान को जो दर्शाता है उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। और उन प्रावधानों में जो बातें आधा और अधूरी रह गई है, मतलब क्या? जो बातें छूट गई है, उस बात को जो जोड़ा गया बाद में उसे हम अनुसूची कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद का मतलब हुआ भारतीय संविधान के भाग में जो विषयों पर जो विभिन्न प्रकार का जो प्रावधान किया गया है उसे अनुच्छेद कहते हैं। और उन प्रावधानों में जो बातें आधा और अधूरी रह गई है, आधा अधूरी मतलब क्या? कुछ बातें उसमें छूट गई है। मतलब क्या कि उस भाग का, उस अनुच्छेद का जो विस्तारीकरण किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यदि आप देखिएगा तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद मिलेगा आपको देखने के लिए, अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B। अब अनुच्छेद 31B में कह क्या रहा है? अनुच्छेद 31B हमें यह बता रहा है कि कुछ कानूनों व नियमों
को विधि मान्यता देता है। मतलब क्या, कुछ कानूनों वो जब विशेष नियम बनता है तो उस विशेष नियम को हम विनियम भी बोल सकते हैं। तो वह विनियमों मतलब ये कुछ कानूनों व विशेष विधि नियमों या विशेष नियमों, मतलब क्या, कुछ कानूनों व विनियमों को जो विधि मान्यता देता है, इस बात का चर्चा कहाँ किया गया है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 31B, मतलब क्या, सब क्लोज बी। अब भारतीय संविधान में क्लोज भी है और सब क्लोज भी है। मतलब क्या, जहां पर भी जिस भी अनुच्छेद में यदि आपको लेटर कैपिटल में मिले ABCD कुछ भी, तो हम समझ जाएंगे कि वह बातें मूल संविधान में नहीं थी। उस बात को अमेंडमेंट करके, मतलब क्या, संशोधन करके भारत के संविधान में जोड़ा गया है या जोड़ा गया था। तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि कौन सा कानून, यहाँ पर बस इतना लिखा है, कुछ कानूनों व विनियमों को विधि मान्यता देती है। इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए, इस बात को जानने के लिए भारतीय संविधान का अनुसूची 9 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? तो इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए, मतलब क्या, जानने के लिए हमें 9वीं अनुसूची जब हम देखेंगे तो 9वीं अनुसूची में कुछ कानूनों व विशेष नियमों के संबंध में दर्शाया गया है। मतलब क्या, 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून को बताया गया है। यही 284 कानून कुछ कानून है। तो हमने क्या देखा कि 31B में बस इतना लिखा हुआ है, कुछ कानूनों व विशेष नियमों, मतलब क्या, विनियमों को विधि मान्यता देती है। इस बात की जानकारी के लिए हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? पूर्व तो 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? तो 284। 9वीं अनुसूची को पहला भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 के तहत फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब क्या, पहला संविधान संशोधन के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9वीं शेड्यूल को जोड़ा गया है, जिसके तहत कुल 284 लॉ, मतलब क्या, विधि का चर्चा किया गया है। और इससे हमें यह पता चलता है कि ये सारी बातें अनुच्छेद 31 सब क्लोज बी, अनुच्छेद 31 क्लोज बी, मतलब क्या, अनुच्छेद 31B का विस्तार रूप है, मतलब क्या, विस्तारीकरण है। अब एक हम जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम का फॉर्म भरा, उस एग्जाम के फॉर्म में आपसे क्या मांगा गया? तो उस एग्जाम के फॉर्म में आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा गया। तो आपने डेट ऑफ बर्थ तो लिखा, लेकिन इसे वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? अपना मैट्रिक का या जो भी सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उस सर्टिफिकेट का छाया प्रति लगाते हैं उस फॉर्म के साथ। क्यों? वेरीफाई करने के लिए कि हाँ यही है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलग्नक। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो आपका फॉर्म में लिखा हुआ है, वो सही भी है, लेकिन उस बात को विस्तार पूर्वक, उस बात को सही ठहराने के लिए आपने जो कागजात लगाया, आपने जो छाया प्रति लगाया, वह क्या हुआ? उस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर रहा है। सेम उसी प्रकार से जो बातें अनुच्छेद में आधा अधूरी रह गई है, उस बात को पूरा करने के लिए अनुसूची का गठन किया गया, मतलब क्या, अनुसूची बनाया गया है, जो अनुच्छेद का विस्तृत रूप है। संविधान जो होता है, क्या होता है संविधान? तो संविधान जो होता है वह एक ऐसा मूलभूत कानूनों का दस्तावेज है। संविधान जो होता है वह एक ऐसा मूलभूत विधियों का, कानूनों का दस्तावेज होता है, जिसमें राज्यों की प्रकृति, सरकारों की प्रणालियां,
किसकी? तो राज्यों की प्रकृति और सरकार की प्रणालियां और समाज के ढांचा के बारे में, समाज के रहन सहन के बारे में, समाज के नियमों के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? तो संविधान जो होता है वह एक ऐसा मूलभूत कानूनों का दस्तावेज है जिसमें राज्यों की प्रकृति, सरकारों की प्रणालियां वो या और समाज के रहन से, समाज के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें उसे कानूनों के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो हम अब यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, भाग 1 में क्या है, अनुसूची 1 में क्या है। तो सबसे पहले हम अनुसूचियां समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुसूची 1 में क्या बोला गया है? अनुसूची 1 में बोला गया है कि भारत जो है वो क्या है? तो वह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या बोल रहा है? संघ और राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में जिसका चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो क्या है? वह राज्यों का संघ है। अब एक ही बताइए, क्या यहां से यह स्पष्ट हुआ राज्यों के संघ कौन सा राज्य? राज्यों का संघ तो होगा, यह तो बता रहा है अनुच्छेद 1, लेकिन किस राज्य का संघ होगा यह नहीं स्पष्ट कर रहा है। क्या वैसा राज्य, क्या वह राज्य जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। कहने का मतलब है जो बातें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने राष्ट्रगान में लिखा था, मतलब क्या जो इस राष्ट्रगान में जो लिखा हुआ है, क्या वह राज्य? यदि वह राज्य, तो सिंध तो वर्तमान में भारत में नहीं है। सिंध कहाँ है? तो सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्या वह राज्य जो संविधान के लागू होने के समय था, क्या वह राज्य, या वह राज्य जो देश के आजादी के समय 1947 में था, या वह राज्य जो राज्य अभी वर्तमान में शामिल है? तो इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। अनुच्छेद क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है, तो उसमें कौन सा राज्य होगा, उसमें कौन सा संघ होगा? तो हम इसके लिए अनुसूची 1 को देखेंगे। अनुसूची 1 जो है वह अनुच्छेद 1 का क्या है? विस्तृत रूप है, मतलब क्या विस्तार पूर्वक क्लेरिफाई किया। क्या अनुसूची 1 में क्या लिखा है? अनुसूची 1 के अनुसार, अनुसूची 1 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो कितना हो गया? 9, और यह कितना है? 28। लेकिन उस समय कितना था जब देश आजाद हुआ या जब संविधान लागू हुआ? 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत में राज्यों की जो श्रेणियां थी या भारत में जो राज्य था वह कुछ इस प्रकार से था। राज्यों की जो श्रेणियां थी, राज्यों की श्रेणियां,
उस समय भारत में राज्यों की श्रेणियां 3 भागों में थी, ए, बी और सी। जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में राज्यों की जो श्रेणियां थी वो कितने, तो वो 3 श्रेणियां में थी, ए बी सी। कितने श्रेणियां में? 3 श्रेणियां, ए बी सी। लेकिन वर्तमान में कितनी श्रेणियां में है? 2 श्रेणियां में। कौन? एस मतलब स्टेट और एक यूटी मतलब क्या? यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या? राज्य और संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितनी श्रेणियां थी राज्यों की? तो 1 2 3। हमने कहा कि संविधान जो होता है वो राज्यों की प्रकृति, तो हम यहां लिखेंगे संविधान, यहां हम लिखेंगे राज्य, यहां हम लिखेंगे सरकार और यहां हम लिखेंगे क्या? समाज। राज्य मतलब स्टेट मतलब भूभाग या भूक्षेत्र। सरकार में 3 प्रणालियां, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य में भूभाग भूक्षेत्र जो है वो राज्य, सरकार की 3 प्रणालियां, सरकार की प्रणालियों में आएगा कौन सा? कार्यपालिका, विधायिका वो न्यायपालिका, या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करवाना और न्यायपालिका का काम है उस कानून की समीक्षा करना। क्या काम है? तो व्यवस्थापिका या विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करवाना, न्यायपालिका का काम है उस कानून की समीक्षा करना कि वह कानून जो बनाया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा, जो कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया है, वह कानून या उस कानून से कहीं किसी मानव का फंडामेंटल राइट का तो हनन नहीं हो रहा है, या संविधान के आर्थिक या मूलभूत ढांचा को तो कहीं ठेस या हनन नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसकी समीक्षा करना किसका राइट है? तो वो है न्यायपालिका का राइट। समाज के बारे में हमें भारतीय संविधान में समाज के बारे में बतलाया गया है और भारतीय संविधान में समाज के संबंध में जो चर्चा किया गया है वो चर्चा किया गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या? नीति निर्देशक तत्व में समाज के संबंध में हमें जानकारी दिया गया है। तो इस कारण से हम संविधान को क्या बोलते हैं? संविधान जो होता है वह एक ऐसा मूलभूत कानूनों का दस्तावेज है जिसमें राज्य की प्रकृति, सरकार की प्रणालियां और समाज के संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संविधान। अब राज्य, तो राज्य का सदस्य भी होगा। सदस्य का मतलब क्या? नागरिक। राज्य का मतलब भूक्षेत्र या भूभाग। और इस चीज का चर्चा कहाँ किया गया है? तो इस चीज का चर्चा किया गया है संविधान के भाग 1 में। सदस्य व नागरिक का चर्चा किया गया भाग 2 में। अब भारत जो बना है, जो राज्यों का जो संघ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एस। एस मतलब स्टेट, यहाँ पर हम देते हैं क्या? पी। पी मतलब पीपुल मतलब क्या? लोग। तो भारत जो है वो किसका संघ है? तो वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है मतलब क्या? राज्य का भूभाग, संघ शासित प्रदेश का भूक्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र का भूभाग या भूक्षेत्र। इसका सदस्य कौन होगा? इसका सदस्य नागरिक। नागरिक का मतलब क्या? व्यक्ति। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, तो राज्य का मतलब क्या? उस स्टेट के भूभाग, संघ शासित प्रदेश का भूक्षेत्र, उसका सदस्य कौन होगा? नागरिक। नागरिक का मतलब क्या? व्यक्ति। तो स्टेट और पीपुल के बारे में, तो स्टेट का जो सदस्य होगा नागरिक,
इसके संबंध में भारतीय संविधान में यह हो गया भाग 1। नागरिक के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता के संबंध में जो हमें जानकारी चाहिए तो वो भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया। भाग 2 में क्या दिया गया है? तो नागरिकता। भाग 2 का जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया। नागरिकता का जो चर्चा है वो भारतीय संविधान में कहां से कहां तक किया गया है? तो वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है, वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है। अब फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पावर या हम बोल सकते हैं शक्ति, राष्ट्रपति का जो शक्ति है वो कहाँ से लिया गया है? वह भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं है, तो फिर वहाँ से शक्ति कैसे लिया? ब्रिटेन के राजा के पास जो शक्ति है वही शक्ति इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन ब्रिटेन के राजा से एक बात हमारे भारत के राष्ट्रपति को अलग प्रदान करता है। कौन सा शक्ति? वह है वीटो। ब्रिटेन के राजा को वीटो का राइट नहीं है, जबकि भारत के राजा को मतलब क्या, नाम मात्र का जो होता है राष्ट्रपति, उनके पास वीटो का राइट है। तो राष्ट्रपति का शक्ति, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये 3 प्रमुख बातें कहाँ से लिया गया है? तो ये 3 बातें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में बोरिस जॉनसन। अब स्टेट और पीपुल के बीच जब होगा संबंध तभी वो राज्य बनेगा। तो इसका यह राज्य या यह देश, राज्य का मतलब बिहार राज्य नहीं, राज्य का मतलब एक देश होता है, स्टेट का मतलब क्या? अब इसका कुछ राइट होगा। राइट का मतलब क्या? भाग 3। भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब है FR। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब है? FR। मतलब क्या? भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया। और फंडामेंटल राइट जो है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है USA से, मतलब क्या? अमेरिका से। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि फंडामेंटल राइट का जो चर्चा है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट का चर्चा किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो सबसे पहली बात तो फंडामेंटल राइट लिया गया है। और अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट को बिल्स ऑफ राइट बोला जाता है, ना कि फंडामेंटल राइट। दूसरी बात, अमेरिका के संविधान से ही भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, जजेज की हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद, यह सारी बातें कहाँ से लिया गया है? यह सारी बातें ली गई है अमेरिका के संविधान से। और फंडामेंटल राइट का चर्चा आर्टिकल 12 to 35 तक में किया गया है, जो भाग 3 बतलाया गया है। अब रहा भाग 4। तो भाग 4 में DPSP का चर्चा किया गया है। मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की कल्याणकारी योजना जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है क्या? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पर फिर एक मन में प्रश्न आएगा कि भारत में राष्ट्रपति का पावर ब्रिटेन, राष्ट्रपति का पद अमेरिका, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रोसेस है, मतलब क्या प्रक्रिया है, वो आयरलैंड के मूल संविधान से लिया गया है। अब रहा भाग 4 का क या ए, मतलब क्या? यह मूल संविधान में नहीं था। यह क्या है? जब किसी व्यक्ति को आप नागरिकता देंगे तो उसका कुछ अधिकार भी होगा, जैसे उसका अधिकार होगा तो उसका कुछ कर्तव्य भी होगा इस देश के प्रति। तो भाग 4 के क में क्या किया है? FD का मतलब क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज का चर्चा अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी
USSR मतलब क्या, सोवियत संघ रसिया, मतलब क्या, रूस से लिया गया है क्या, तो फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमने क्या देखा, स्टेट और पीपुल के बीच जो संबंध है वो भाग 2 के तहत दर्शाया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, भाग 4 में DPSP, भाग 4 के क में क्या है, FD। इसी प्रकार से भाग 5 में है द यूनियन, भाग 6 में है स्टेट। तो यह हो गया क्या, स्टेट और पीपुल के बीच में जो संबंध है उसके संबंध में हमें यह जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम इन बातों को याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूची में क्या है और किस अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली बात, अनुसूची 1 में दिया गया है भारत राज्यों का संघ है और भारत का जो शासन प्रणाली है वह दिया गया अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 2 में दिया गया है वेतन भत्ता पेंशन। अनुसूची 2 में वेतन भत्ता और पेंशन, अनुसूची 2 में वेतन भत्ता पेंशन दिया गया। अब इस वेतन से हमें समझना है, वेतन से क्या समझना है, एक आता है संचित निधि, संचित निधि भारित, और एक आता है संचित निधि, संचित निधि प्रस्तावित। तो संचित निधि प्रस्तावित और संचित निधि भारित, जिन व्यक्तियों का वेतन के संबंध में यदि भारित शब्द का प्रयोग किया गया है तो उस व्यक्ति के वेतन पर संविधान में यह बतलाया गया है, भारित का तात्पर्य यह होता है कि सदन में चर्चा तो होगी उनके वेतन पर, लेकिन किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिनके संबंध में संचित निधि प्रस्तावित किया गया है उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन जिनके संबंध में भारित शब्द लिखा गया है इनके वेतन में इनके पद पे रहते हुए किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन। दोनों अलग अलग शब्द है। यदि हम बोले किसी भी प्रकार के परिवर्तन तो मतलब यह हो गया घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि हम स्पष्ट कर देते किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ, क्या, बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। तो अब रहा कि वेतन जो दिया जाता है अनुसूची 2 के तहत, उसमें किसके किसके वेतन का चर्चा किया गया है। तो अनुसूची 2 के तहत राष्ट्रपति के वेतन का चर्चा किया गया है, उपराष्ट्रपति के वेतन का चर्चा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर के वेतन का चर्चा किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आएगा, क्या भारतीय संविधान में कहीं पर भी मूल रूप से प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में लिखा हुआ है? जी नहीं, प्रधानमंत्री को वेतन एक सामान्य मंत्री के अनुरूप मिलता है। लगभग प्रधानमंत्री का वेतन 2.5 लाख मतलब क्या 2.5 लाख रुपया है, और राष्ट्रपति महोदय का वेतन 5 लाख रुपया है। राज्यपाल महोदय का वेतन 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया है, और लोकसभा स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन और कैग और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जजों का वेतन जो है वह अनुसूची 2 के तहत संचित निधि पर भारित वेतन। किसका किसका वेतन भारित है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी मंत्रियों, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का उपसभापति, सभी मंत्रियों, कैग, महान्यायवादी, इन सबों का जो वेतन है वह संचित निधि पर भारित है। लेकिन चुनाव आयोग का वेतन जो है वह संचित निधि पर भारित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों के वेतन में उनके पद पे रहते हुए हानिकारक परिवर्तन में भी हो सकता है। तो यह हो गया क्या, अनुसूची 2। अब हम देखते हैं अनुसूची 3। देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है? शपथ व प्रतिज्ञान, शपथ वो प्रतिज्ञान अनुसूची 3 में दिया गया है। अब यहाँ पर से फिर मन में आएगा शपथ क्या होता है और प्रतिज्ञान क्या होता है, क्या दोनों एक ही हैं? शपथ का मतलब यह हुआ अनुसूची 3 के तहत
राष्ट्रपति महोदय मतलब प्रेसिडेंट, और राज्यपाल महोदय मतलब और तो राज्यपाल, या इसको हम गवर्नर लिख सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 60 के तहत और गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय आर्टिकल 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, जो शपथ ग्रहण अनुसूची 3 के तहत नहीं लेते हैं। शपथ वह व्यक्ति लेता है जो ईश्वर को मानता है, मतलब क्या, जो आस्तिक होता है। जो आस्तिक होता है वह व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे, मतलब क्या, प्रेजेंट नहीं रहे, तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रधानमंत्री महोदय को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो लोकसभा स्पीकर का शपथ नहीं होता है। लोकसभा स्पीकर सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, ना कि स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है, या यदि वो अनुपस्थित रहे तो उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। प्रतिज्ञान जो होता है वह नास्तिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह प्रतिज्ञान करते हैं। नास्तिक का मतलब यह हुआ जो ईश्वर को नहीं मानता हो, या जो वेदों में उल्लेखित बातों का उल्लंघन करता हो, मतलब क्या, वह धर्म की बुराई करता हो, मतलब क्या, वह किसी भी धर्म को नहीं मानता हो, वह व्यक्ति नास्तिक होता है। आस्तिक का मतलब वह व्यक्ति जो ईश्वर को मानता हो। तो जो ईश्वर को मानता है वह यह शपथ लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति होता है वह तो ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो जैसे ही वह ईश्वर को जब मानता ही नहीं है तो वह व्यक्ति शपथ तो लेगा नहीं, तो वह प्रतिज्ञा करता है। वह क्या करता है? वह अपने पद के लिए प्रतिज्ञा करता है। तो हमने क्या देखा कि शपथ कौन लेगा और प्रतिज्ञा कौन लेगा, इस बात को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान की संरक्षण और लोगों का कल्याण, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का संरक्षण और लोगों का कल्याण शब्द का शपथ लिया जाता है। उसी प्रकार से गवर्नर मतलब क्या, राज्यपाल के द्वारा संविधान की संरक्षण और लोगों का कल्याण, इस बात का शपथ लिया जाता है। यदि ये दोनों व्यक्ति आस्तिक हैं तब तो यह दोनों व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेंगे। यदि यह दोनों व्यक्ति नास्तिक हैं, मतलब ये गॉड को नहीं मानने वाले हैं,
तो यह दोनों व्यक्ति अपने पद के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। इस कारण से बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान में प्रतिज्ञा शब्द का भी चर्चा कर दिया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति महोदय संविधान की रक्षा या सुरक्षा या इस प्रकार की किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यह अपने कर्तव्यों के निर्वहन शब्द का शपथ लेते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। मंत्री महोदय न्याय व पद की गोपनीयता शब्द का शपथ लेते हैं। न्याय व पद की गोपनीयता। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया, गोपनीयता का मतलब क्या? जिस प्रकार से मानिए कोई भी मंत्री जो होगा, केंद्रीय मंत्री हो या किसी प्रकार का, यदि वो मंत्री है, वह भारत सरकार के संबंध में सारी बातें की जानकारी उसके पास होगा कि भारत सरकार का परमाणु कहाँ है, मिसाइल कहाँ है, सोना का खान कहाँ है, ये रुपया कहाँ रखा जाता है। जिस प्रकार से यदि बजट पास होता है तो बजट पास करने से पहले वित्त मंत्री के पास सारी जानकारियां रहती है कि किस चीज का दाम घटाना है और किस चीज का दाम बढ़ाना है। यदि बजट जब पास होता है तो आपको पता होगा कि जिस दिन से बजट तैयार होना शुरू होता है उस दिन से लगभग एक सप्ताह पहले तक वित्त मंत्रालय में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें घर आने नहीं दिया जाता है, उनका मोबाइल सील कर लिया जाता है। क्यों? बस इसी शब्द के कारण। क्या? कि यदि यह घर जाएगा या बाहर निकलेगा तो यह बजट की बात को पहले ही यह फैला सकता है। तो इस कारण से बाबा भीमराव अंबेडकर जानते थे, वह समझते थे इस बात को कि आने वाले समय में जो नेता मंत्री होंगे वह एक नंबर के क्या होंगे? धूर्तबाज हो सकते हैं। मतलब क्या? बोलने में एक्सपर्ट वह हो सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने गोपनीयता का मतलब क्या कि आप जिस बात को जानते हैं आप अपने पद पे रहते हुए उस बात को अपने अलावा किसी और राष्ट्र या किसी और व्यक्ति के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा, यदि हम शेयर कर देंगे तब क्या होगा हमें? तो आप पे राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। यदि आप मंत्री हैं और कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई इंटरनल ऐसा बातें हैं जिस बात से कोई देश हम पे आक्रमण कर सकता है या हम किसी पर आक्रमण करेंगे, उस बात को आप पहले ही किसी और राष्ट्र को लाकर बता देंगे तो आप पर इस कारण से राष्ट्रद्रोह का केस चल सकता है। तो इस कारण से न्याय व पद की गोपनीयता शब्द का प्रयोग कौन करता है? मंत्री। अब मन में एक आएगा तो फिर जज किस बात की शपथ लेता है? कौन सा जज? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट। इनके जो जज के द्वारा जो शपथ लिया जाता है वह न्याय शब्द का नहीं लिया जाता है। इनके द्वारा क्या लिया जाता है? तो विधि, मतलब क्या? कानून। विधि व मर्यादा को बनाए रखने का शपथ लिया जाता है। किसके द्वारा? तो जज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज के द्वारा। तो यहाँ पर से बहुत बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में कि मंत्री किस बात की शपथ लेते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं क्या न्याय मतलब न्यायपालिका होगा। जी नहीं, न्यायपालिका के द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। न्याय शब्द का प्रयोग मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने शपथ के संबंध में इस बात को जानने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 4। कितने देर का है? कहीं देर करो, टॉपिक बहुत बड़ा है, करो कहीं देर। मतलब अनुसूची 12 अनुसूची बताबी ना? अरे 12 नहीं बता पाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है। 2 GB आ रहा होगा बैटरी को कम। अनुसूची 4 के तहत यह बतलाया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यवार, मतलब क्या? राज्यवार जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, इस संबंध में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अनुसूची 4 से।